नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKDIT स्टडीज़ पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनका लगातार हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके पार्ट नंबर 11 का सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और सीखते हैं कुछ नया। तो साथियों, सभी को पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ। साथियों, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसे हमें पूर्णतः हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। साथियों, चलो चलते हैं और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर में की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी किसी चालक में इनमें से कौन सा ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण हम धारा प्रवाह करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है किसी चालक में। ये आपको पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका रिएक्टेंस, ऑप्शन बी है इम्पीडेंस, ऑप्शन सी है कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी है रेसिस्टेंस और ऑप्शन ए आपका इंडक्टेंस। इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके कारण अगर हम धारा प्रवाह करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये आपको पूछा गया है। तो साथ ही सिंपल क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आता होगा। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिरोध के कारण है। जब हम कंडक्टर में धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपको हीट का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। H बराबर क्या होता है, I²RT। तो R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, जिसके कारण अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब पता होना चाहिए आपको कि इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस किसी सर्किट में जो कुल प्रतिबाधा होती है ना, कुल प्रतिबाधा, चाहे वह इंडक्टर के द्वारा हो, चाहे कैपेसिटर के द्वारा हो और चाहे वह रेसिस्टर के द्वारा हो, कुल प्रतिबाधा को इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस का आपका प्रतीक है वो Z होता है और मात्रक है वो आपका ओम होता है, ध्यान रखना। अब बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस आपका होता है किसी सर्किट में संधारित्र द्वारा या किसी कुंडली में संधारित्र द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है ना, उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका मात्रक भी ओम होता है, हिंदी में इसे कहते हैं हम धारित्व प्रतिघात। कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। रिएक्टेंस को हम धारित्व प्रतिघात कहते हैं। अब आपको दे रखा है इंडक्टेंस, तो आपका किसी कुंडली में इंडक्टर के द्वारा जो भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है या जो भी बाधा होती है उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ध्यान रखना। कैपेसिटर के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया होती है उसे हम धारित्व प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और इंडक्टर के द्वारा जो भी बाधा उत्पन्न होती है उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और कुल प्रतिबाधा को हम इम्पीडेंस कहते हैं, ध्यान रखना साथियों इसका। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। रेसिस्टेंस के वह कंपोनेंट है जिसके द्वारा किसी कंडक्टर में आपकी हीट जनरेट होती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात है जो आपको पूछा गया है, बताइए। यानी दो बल्ब है, एक 500 वाट का है, एक 200 वाट का है और दोनों को ही 250 वोल्ट वोल्टेज दिया जा रहा है। अब बताइए इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। बताइए साथियों, हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें।
तो इसका हल करने का जो आपका सूत्र होता है साथियों, वो प्रतिरोध ज्ञात करने का होता है V²/P। ये आपका रेसिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है जब हमें वोल्टेज और शक्ति दे रखी हो तो यहाँ पे हमें वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट। वोल्टेज का स्क्वायर मतलब 250 × 250। अब हम पहले बल्ब का ज्ञात करते हैं प्रतिरोध। तो पहले बल्ब की शक्ति दे रखी है हमें 500 वाट। तो इसका जो प्रतिरोध आ गया अपना 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 25 5 बार। इसका प्रतिरोध आ गया हमारे पास 125 ओम। अब दूसरे बल्ब का ज्ञात करते हैं। वोल्टेज यही है सेम हमारे पास 250 वोल्टेज और शक्ति हमें दे रखी है 200 वाट। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 312.5 ओम। अब हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है, यानी 125 अनुपात 312.5। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे या इनको एक दूसरे से काट पीट करेंगे तो हमारे पास है तो इसका प्रतिरोध आ जाएगा 2:5। तो इसका आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 500 वाट और 200 वाट के दो बल्ब हैं, उनका प्रतिरोध का अनुपात है वो आपका 2:5 होगा। और एक प्रकार से हम सीधे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध है वो आपका पावर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पावर आपकी 500 वाट और 200 वाट है, तो इनको जब हम सॉल्यूशन करेंगे 500:200 तो आपका प्रतिरोध है जो इस पावर का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 5:2 की जगह 2:5 हो जाएगा। इस तरह आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो साथियों जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2:5। इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक तरंग शीर्ष से दूसरे या गर्त के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? अब बताइए साथियों, इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए है आयाम, ऑप्शन बी है आवर्ती, ऑप्शन सी है समय काल, ऑप्शन डी है श्रेणी और ऑप्शन ई है आपका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। बताइए, यानी ये आपको एक तरंग दे रखी है। अब आपको पूछा है कि यानी साथियों हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो पूछी गई है। अब बताइए इस दूरी को हम क्या कहते हैं? साथियों इसको जो ये ऊपर की ओर बना होता है ना मैक्सिमम मान, इसे कहते हैं तरंग शीर्ष। और जो ये नेगेटिव में होता है नीचे की ओर, उसे कहते हैं गर्त। ऊपले को शीर्ष और नीचे वाले को गर्त। तो इनके मध्य की दूरी को आपको पूछा है क्या कहते हैं? तो इसका आपका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ई, यानी इस दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब पता होना चाहिए तरंग दैर्ध्य को हम किससे दर्शाते हैं? इसको प्रतीक होता है लैम्डा, इसे हम लैम्डा बोलते हैं। इसे तरंग दैर्ध्य को दर्शाते हैं, ध्यान रखना। और आपका जो तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है ना वो होता है एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ऑप्शन ए में दे रखा है आपको आयाम। आयाम किसे कहते हैं? किसी भी क्षण है वो हमारे एसी वोल्टेज का जो अधिकतम मान होता है ना, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, तो उस अधिकतम मान को हम कहते हैं आयाम, ध्यान रखना। अब एक ऑप्शन में दे रखा है आपको समय काल, यानी एक चक्कर पूर्ण करने में जो टोटल समय लगा है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं हम समय काल। यानी एसी को एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय को हम समय काल कहते हैं। अब बात करें आवर्ती की, तो ध्यान रखना ये समय काल का व्युत्क्रम होता है। तो अब इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए
चक्रों की संख्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, आयाम आपका हो गया एक चक्र में पूरा करने में लगा समय, और आवृत्ति आपकी हो गई 1 सेकंड समय में पूरे किए गए चक्रों की संख्या। और तरंगदैर्घ्य की हमने बात कर ही ली है। सॉरी साथियों, समय काल हो गया आपका एक चक्र में लगा समय, और आयाम आपका जो किसी भी क्षण है जो एसी का अधिकतम मान होता है उसे हम कहते हैं आयाम। और आवृत्ति और आपका समय है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ध्यान रखना साथियों, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। साथियों, इस प्रकार हमें पूरे क्वेश्चन के ऑप्शनों का विस्तृत हल करना है और अपने ज्ञान को बढ़ाना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट से नीचे जाता है। अब बताइए थायरिस्टर कब बंद हो जाता है, या इनमें से किस करंट का मान है जो एनोड करंट का इनमें से किस करंट से नीचे चला जाता है मान, तब थायरिस्टर है वो आपका बंद हो जाता है। ऑप्शन ए है फॉरवर्ड करंट, ऑप्शन बी है लैचिंग करंट, ऑप्शन सी है होल्डिंग करंट, और ऑप्शन डी है ब्रेक ओवर करंट, और ऑप्शन ई है आपका रिवर्स करंट। अब बताइए उस करंट को हम क्या कहते हैं जिस करंट से अगर एनोड का करंट का मान है नीचे चला जाए तो थायरिस्टर है जो आपका ऑफ हो जाएगा। तो साथियों, इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अगर एनोड करंट का मान है होल्डिंग करंट से कम हो जाए तो थायरिस्टर है वो आपका ऑफ हो जाएगा। ध्यान रखना, तो इसे हम ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। और एक होती है आपकी लैचिंग करंट। तो लैचिंग करंट किसे कहते हैं, वह न्यूनतम धारा। ध्यान रखना साथियों, ये आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन भी दे के पूछ सकता है। ये डेफिनेशन इसको क्या कहते हैं, वह न्यूनतम धारा जिससे ऊपर जाकर थायरिस्टर है जो आपका ऑन होता है, यानी वह धारा जिससे ऊपर जाकर थायरिस्टर आपका ऑन होता है उसे हम लैचिंग करंट कहते हैं। और होल्डिंग धारा आपकी वह होती है धारा का वह कम से कम मान जो इसे जिससे अगर एनोड करंट आपका कम हो जाए तो आपके थायरिस्टर है वह ऑफ हो जाएगा। ध्यान रखना दोनों परिभाषाएं साथियों, होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट की। लैचिंग करंट तो वह करंट होती है आपकी, वह न्यूनतम करंट होती है जिससे ऊपर जाकर ये थायरिस्टर ऑन होता है। और अगर धारा है जो आपकी होल्डिंग करंट से कम हो जाए एनोड की तो थायरिस्टर है जो आपका ऑफ हो जाएगा। ध्यान रखना, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, होल्डिंग करंट। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, किस वेव में फॉर्म फैक्टर का मान है वो उच्चतम मान होता है। बताइए इनमें से कौन सी तरंग में आपका जो फॉर्म फैक्टर जिसे हम हिंदी में कहते हैं आकृति गुणांक, उसका जो वैल्यू है वो हाई होता है। इनमें से किस वेव में होता है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है साइन वेव, ऑप्शन बी है ट्रायंगुलर वेव, ऑप्शन सी है स्क्वायर वेव, ऑप्शन डी है रेक्टेंगुलर वेव, और ऑप्शन ई है आपका हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव। बताइए कौन सी वेव में आपके फॉर्म फैक्टर का मान है वो उच्च होता है। साथियों कमेंट में करके ज़रूर बताएं क्या रहेगा सही आंसर। आपको जैसा भी आंसर आ रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना बरतें। अगर आपको गलती भी होगी तो आपकी गलती यहीं निकल जाएगी, एग्ज़ाम में आप गलती की कोई गुंजाइश नहीं रख सकोगे। तो साथियों इसलिए कमेंट करके जो आपका अपना महत्वपूर्ण आंसर है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव होती है ना आपका, उसमें जो फॉर्म फैक्टर का मान है वो उच्चतम होता है। अब आप कह रहे होंगे सर बता दो उच्चतम होता है तो कितना होता है। तो साथियों मैं कहूँगा कि हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव में आपका जो फॉर्म फैक्टर का मान है वो आपका 1.57 होता है। ध्यान रखना। अब बात करें साइन वेव की, साइन वेव ले रखा है तो आपको बस यही लेके चलना है कि ये फुल वेव है। हाफ वेव में आपका 1.57 हो गया, और फुल वेव में जो आपका फॉर्म फैक्टर होता है वो आपका होता है 1.5।
1 1, ध्यान रखना। अब बात करें स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव और रेक्टेंगुलर वेव, इन सभी के लिए जो आपका फॉर्म फैक्टर का मान है वो लगभग 1 होता है। ध्यान रखना साथियों इन तीनों के बारे में। साइन वेव में 1.11 और आपका हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव में 1.57 और स्क्वायर वेव के लिए आपका फॉर्म फैक्टर का मान है वो आपका 1 होता है। अब साथियों ध्यान रखना फॉर्म फैक्टर के बराबर आपका फॉर्म फैक्टर हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आपका RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। ध्यान रखना फॉर्म फैक्टर बराबर RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू होता है। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले के बेस पर आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, यानी हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव होती है उसमें आपके फॉर्म फैक्टर का मान उच्च होता है। कितना होता है ये मैंने आपको बता दिया, 1.57 होता है। साइन वेव के लिए 1.11 होता है और स्क्वायर वेव जिसे हम हिंदी में वर्गाकार वेव बोलते हैं या वर्गाकार तरंग बोलते हैं उसके लिए आपका फॉर्म फैक्टर का मान है वो 1 होता है। ध्यान रखना साथियों इन सभी चीज़ों का। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है निम्न माध्यमों में से किस में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है, यानी इसमें जो डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य है वो सबसे कम किसकी होती है वो आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका ग्लास, ऑप्शन बी है कार्ड्स, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है पैराफिन वैक्स और ऑप्शन ए आपका पॉलीस्टीरीन। बताइए साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आपका सही आंसर है वो क्या रहने वाला है। प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर करें क्या रहेगा सही आंसर। तो साथियों इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो आपकी वायु की होती है। अब साथियों मैं आपको 2-3 पदार्थों की जो आपके कुचालक पदार्थ होते हैं उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताता हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। जैसे मैं आपको पूछूं या बताऊं कि अब्रक की जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, तो साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए अब्रक की होती है 20 से 60 kV प्रति mm। आपको यह भी पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर, ये आपका डाइलेक्ट्रिक क्षमता का मात्रक है। आगे मैं बात करूं बेकेलाइट की, तो बताइए बेकेलाइट की जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, तो बेकेलाइट की ध्यान रखना साथियों बेकेलाइट की होती है 17 से 21 kV प्रति mm। ये जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान रखना खनिज तेल की जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी होती है 10 से 16 kV प्रति mm। ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण पदार्थ है एबोनाइट की आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो भी आपकी हाई होती है 30 से 40 kV प्रति mm। अब साथियों ध्यान रखना सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो आपकी अब्रक की होती है 20 से 60 kV प्रति mm। अब अगर आपको एक पदार्थ और होता है सूखी लकड़ी की अगर आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछ ले तो वो आपको बतानी है 0.4 से 0.6। इसकी जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो आपकी कम होती है। अब साथ में बात यह करें कि एक आपका पदार्थ होता है वार्निश जिसे हम वाइंडिंग वगैरह में काम लेते हैं, उसकी आपकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह होती है 2 से 3 kV प्रति mm। ध्यान रखना साथियों वार्निश को हम क्या कहते हैं शेलेक भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, हिंदी में शेलेक भी कहते हैं। तो ये हमने बात कर ली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। सॉरी साथियों एक पदार्थ और रह गया आपका जो तो अति महत्वपूर्ण है लेथराइट पेपर। जो आपका लेथराइट पेपर है ना उसकी जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना वो होती है 12 से 17 kV प्रति mm। ध्यान रखना साथियों ये जो मैंने जितने भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको इन पदार्थों की बताई है ये आपको याद रखनी चाहिए। प्रत्येक एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और ये जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको सारी बता दी है साथियों।
तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वायु में जो आपकी न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर है वो किसके प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है, ये आपको पूछा गया है। इनमें से कौन सा मीटर है जिसके द्वारा हम कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर माप सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपको पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी है कैम्पबेल ब्रिज, ऑप्शन सी है शेयरिंग ब्रिज, ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन ई है आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज। बताइए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या रहेगा इसका आपका सही आंसर। तो ध्यान रखना चाहते हैं इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका शेयरिंग ब्रिज। आपको पता है धारिता का मापन है वो भी हम शेयरिंग ब्रिज से करते हैं और कैपेसिटर का जो डिसिपेशन फैक्टर होना है वो भी हम शेयरिंग ब्रिज के द्वारा मापते हैं, ध्यान रखना। अब आपको एक दे रखा है कैम्पबेल ब्रिज, तो कैम्पबेल ब्रिज के द्वारा हम किसको मापते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा मापते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हम कैम्पबेल ब्रिज के द्वारा मापते हैं, यानी जिस सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को है जो हम कैम्पबेल ब्रिज के द्वारा मापते हैं। ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम अल्पमान की धारा मापते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ये आपको पता रहना चाहिए। अब आगे बात करें पोटेंशियोमीटर है, इसके द्वारा हम विभव मापते हैं यानी वोल्टेज मापते हैं। और आपका एक दे रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम अज्ञात मान का जो मध्यम प्रतिरोध होता है ना, अज्ञात मान के मध्यम प्रतिरोध के मान को मापने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज काम में लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार ये इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शनों का हो गया पोस्टमार्टम और हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में इसी प्रकार विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी शेयरिंग ब्रिज के द्वारा हम कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर भी मापते हैं और धारिता भी शेयरिंग ब्रिज के द्वारा ही मापी जाती है साथियों, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को क्या नाम दिया जाता है, इनमें से बताइए। यानी ट्रांसफार्मर में हमको इनमें से कौन सी ध्वनि है वो सुनने को मिलती है। ऑप्शन ए है बज, ऑप्शन बी है रिंगिंग, ऑप्शन सी है जूम, ऑप्शन डी है डैम और ऑप्शन ई है आपका हम। बताइए साथियों, ये ट्रांसफार्मर का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो जो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ई, हम ध्वनि है जो हमें ट्रांसफार्मर में सुनने को मिलती है जिसे हम हमिंग भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब बताइए साथियों ट्रांसफार्मर में ये ध्वनि कहाँ से निकलती है। तो ट्रांसफार्मर में ये ध्वनि आती है कोर से और इस ध्वनि को हम कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड और पत्तियों के बीच में क्या करते हैं वार्निश करते हैं, जिनसे ये ध्वनि हमें सुनने को नहीं मिलती है। साथियों ध्यान रखना ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ध्वनि को हम हमिंग कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, रिंगिंग, डैम, बज, जूम, ये इस प्रकार की कोई ध्वनियाँ हैं जो हमें ट्रांसफार्मर में देखने को नहीं मिलती है। ट्रांसफार्मर में हमिंग देखने को मिलती है जिसको हम मुख्यतः वार्निश के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पत्तियों के बीच वार्निश कर देते हैं तो हमें ये ध्वनि सुनने को बाद में नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप है वो कितनी होती है बताइए। यानी इंडक्शन मोटर आपकी प्रेरण मोटर होती है, उसमें सामान्यतः स्लिप का मान है वो कितने प्रतिशत होता है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 3 to 5%, ऑप्शन सी है 10 to 12%, ऑप्शन डी है 15 to 20% और ऑप्शन ई है आपका 20 to 25%। बताइए प्रेरण मोटर में जो आपकी वास्तविक स्लिप है उसका मान क्या होता है। तो साथियों ध्यान रखना जो आपकी एक इंडक्शन मोटर होती है ना उसमें आपके स्लिप का मान है वो 3% से 5% रहता है, ये आपको
याद करने वाला आंकड़ा है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। यानी 3 से 5% होती है तो होती है, इसमें हम क्या समझाए कैसे होती है कैसे नहीं होती है। ये आपको डायरेक्ट आंकड़ा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान रखना साथियों, जो इंडक्शन मोटर आती है ना, आपकी स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले स्टार्टिंग में स्लिप का मान कितना होता है, तो स्टार्टिंग में स्लिप का मान है वो आपका इकाई होता है, या हम कह सकते हैं 100% होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में है जो आपके रोटर की गति शून्य होती है। रोटर की गति शून्य होती है तो स्लिप का मान आपका 100% रहेगा। ऐसे कभी कभी डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग में स्लिप कितना होगा या रोटर की गति क्या होगी, तो इस प्रकार आपको आंसर देना है। इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में स्लिप है वो 100% होती है, क्योंकि रोटर की गति शून्य होती है, यही कारण है कि स्लिप 100% होती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 3 to 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 4 पोल मशीन के लिए एक डुप्लेक्स वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। यानी एक मशीन में 4 पोल है और उसमें डुप्लेक्स टाइप की है जो आपकी वाइंडिंग की गई है डीसी वाइंडिंग, तो इसमें आपके समांतर पथों की संख्या है वो आपको पूछी गई है। बताइए साथियों, समांतर पथों की संख्या को हम ए के द्वारा दर्शाते हैं, यानी ए इसका प्रतीक लेते हैं। बताइए ए बराबर कितने हैं वो आपके होने वाले हैं। तो ध्यान रखना साथियों, एक होती है आपकी लेफ्ट वाइंडिंग, ए होती है आपकी वेव वाइंडिंग। ध्यान रखना, लेफ्ट वाइंडिंग को हम उच्च धारा और निम्न विभव के लिए काम में लेते हैं, और वेव वाइंडिंग को आपका उच्च विभव और निम्न धारा के लिए काम में लेते हैं। अब लैप और वेव वाइंडिंग में आपको पता होना चाहिए, इन्हीं के प्रकार होते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स, ऐसे होते हैं साथियों। तो सिंप्लेक्स में आपका जो समांतर पथों की संख्या को हमें गुणा करना है वो 1 से करना होता है, ड्यूप्लेक्स में 2 से गुणा करना होता है, और ट्रिप्लेक्स में आपका 3 से गुणा करना होता है। जैसे लैप वाइंडिंग में है, जो आपको पता होना चाहिए आपके समांतर पथों की संख्या है वो आपके पोलों की संख्या के बराबर होती है, यानी जितने पोल होंगे उतने ही आपके समांतर पथ होंगे। अब आपको डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, यानी किस प्रकार की आपको वाइंडिंग दी गई है। यानी इसमें आपका लैप का और वेव का कुछ नहीं कहा गया है, तो हम जो हमारा आंसर है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमें 4 पोल दिया गया है, 4 पोल है और डुप्लेक्स वाइंडिंग है, तो 4 को हम जब डुप्लेक्स में हम कितने से गुणा करते हैं, यानी 2 से गुणा करते हैं। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी इस मशीन में आपके समांतर पथों की संख्या है वो आपकी 8 रहने वाली है। यानी इस मशीन में 4 पोल है तो आपके समांतर पथों की संख्या 8 होगी यदि इसमें डुप्लेक्स वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग में ध्यान रखना, आपका सदैव है जो समांतर पथों की संख्या है वो 2 होती है, जबकि लैप वाइंडिंग में आपकी पोलों की संख्या के बराबर होती है, और वेव वाइंडिंग में 2 होती है। तो हमें अगर किसी का नहीं बोला गया है तो हमें लैप ही मानना है, क्योंकि यहाँ पे आपके समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है और पोल हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो 4 को हम जब डुप्लेक्स में 2 से गुणा करते हैं, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 पोल आ जाएंगे। यही अगर हमें वेव वाइंडिंग का दिया होता तो हम डुप्लेक्स वाइंडिंग है और वेव वाइंडिंग में आपके समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो अगर हमें किसी का नहीं दे रखा है और पोलों की संख्या दे रखा है तो हमें लैप वाइंडिंग ही मान कर चलना है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सस्पेंस टेस्ट शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब बताओ, सस्पेंस टेस्ट का आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मात्रक आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है फेरेड्स, ऑप्शन बी है माइक्रोफेरेड, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है सीमेंस, और ऑप्शन ई है आपका हेनरी। साथियों बिना देरी किए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जल्दी से टाइप कर दें ताकि हम जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चल सकें। तो बताइए सस्पेंस टेंस का आपका मात्रक है वो क्या रहेगा। तो इसका साथियों जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी सस्पेंस टेंस का जो मात्रक है वो आपका सीमेंस, या हम कह सकते हैं मो। यह आपका जो सस्पेंस टेस्ट का है वो आपका मात्रक होता है, ध्यान रखना। अब आप पूछोगे सर ये सस्पेंस टेस्ट है ये क्या होता है, कौन सी बला है ये, तो मैं बताऊंगा आपको। ये आपका होता है 1/x। अब आप पूछोगे x क्या है,
तो मैं बताऊंगा अक्स है जो आपका रिएक्टेंस है, जिसे हम प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो आपका सस्पेंटेंस है जो रिएक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका सस्पेंटेंस का है तो प्रतीक चिन्ह क्या होता है, बी होता है। मात्रक आपको मैंने बता ही दिया, सीमेंस प्रति महो होता है। और आपका बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/अगस। अक्स रिएक्टेंस है आपका और रिएक्टेंस आपका सस्पेंटेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला बन गया, बी बराबर 1/x। ध्यान रखना रिएक्टेंस का मात्रक है वो आपका ओम होता है और सस्पेंटेंस का मात्रक सीमेंस या महो होता है। अब ऑप्शन आपको पी दे रखा है माइक्रोफेरेड्स। माइक्रोफेरेड्स को हमें संधारित्र की जो कैपेसिटी है या जो इकाई मापते हैं वो हम माइक्रोफेरेड में मापते हैं। फेरेड्स में भी हम धारिता को मापते हैं, ध्यान रखना साथियों। और बात करें ओम की तो ओम में हमें जो आपका रेसिस्टेंस मापते हैं। और सीमेंस की हमने बात कर ली, सस्पेंटेंस का मात्रक या आपका कंडक्टेंस का मात्रक भी सीमेंस ही होता है। अब बात करें हेनरी की तो हेनरी है आपका इंडक्टेंस का मात्रक है, जिसे हम हेनरी कहते हैं। इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी हो गया, धारिता का फेरेड, रजिस्टर का ओम और आपका सस्पेंटेंस का सीमेंस हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों का हमने कर लिया पोस्टमार्टम। चलती हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि करंट और वोल्टेज 90 डिग्री से फेज से बाहर है तो आपकी इसमें पावर पूछी गई है। यानी करंट और वोल्टेज के बीच आपका 90 डिग्री का फेज अंतर है, चाहे लीडिंग हो चाहे लैगिंग हो, आपका फेज अंतर है वो आपका 90 डिग्री का है। तो आपको पावर पूछा गया है। अब साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए, पावर का आपका फॉर्मूला होता है P बराबर VI cos फाई। तो ध्यान रखना कोस फाई का आपका यानी कोस आपको 90 डिग्री दे रखा है। कोस 90 का आपको पता है मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर हमारे पास वोल्टेज कितना भी हो, धारा कितने भी हो, यहाँ पे हम कोस 90 का मान रखेंगे तो ये पावर है जो हमारे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी करंट और वोल्टेज आपका 90 डिग्री फेज से बाहर है तो उस सर्किट में आपकी पावर है वो आपकी 0 रहेगी। अब आपको दे रखा है अधिकतम। अधिकतम कब होगी, जब आपका कोस है वो 0 डिग्री होगा, यानी कोस फाई है या आपका पावर फैक्टर है वो इकाई होगा, तब आपकी पावर है वो उसमें अधिकतम होगी। तो साथियों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सा लॉजिक गेट है जो दो समांतर स्विचों के फंक्शन के समान होता है। यानी दो समांतर स्विचों के फंक्शन के समान इनमें से कौन सा लॉजिक गेट है वो होता है, आपको पूछा गया। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी है एंड, ऑप्शन सी है और, ऑप्शन डी है नोर और ऑप्शन ए आपका ये सभी। बताइए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या रहेगा आपका इसका सही आंसर। तो साथियों पहले तो आपको और गेट का, एंड गेट का, नैंड गेट का, नोर गेट का इनका ऑपरेशन पता होना चाहिए, ये कहाँ कहाँ पे हम काम में लेते हैं। तो साथियों और गेट का मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इनके पूरे टेबल वगैरह और इनके सर्किट डायग्राम बनाने में टाइम बहुत लग जाएगा और इस प्रकार हमारा वीडियो लंबा हो सकता है। इस प्रकार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। और गेट में जब आपके सारे इनपुट लो हो ना, सारे इनपुट लो तो आपका आउटपुट है वो आपका लो होगा। ध्यान रखना ये है आपका और गेट का ऑपरेशन। अब बात करें एंड गेट की तो एंड गेट में अगर आपके सारे इनपुट है हाई होना तब आपका आउटपुट भी क्या होगा, हाई होगा। यानी और गेट में सारे इनपुट लो तो आउटपुट लो, और एंड गेट में आपके सारे इनपुट हाई हो तो आउटपुट भी आपका हाई होगा। अब बात करें नैंड गेट की तो नैंड गेट में क्या होगा, अगर आपके सारे इनपुट हाई है तो आउटपुट आपका लो होगा। यानी इनपुट आपके हाई है तो आपका आउटपुट है वो आपका लो होगा। अब बात करें नोर गेट की तो नोर गेट में आपका क्या होगा, अगर आपके पास सारे इनपुट लो है तो आपको सारे इनपुट लो है तो आपका आउटपुट है वो आपका हाई होगा। ध्यान रखना नोर में आपके सारे इनपुट लो है तो आउटपुट हाई, और नैंड में आपके सारे इनपुट हाई है तो आउटपुट लो,
और आपका और में है इनपुट लो है तो आउटपुट भी लो, और एंड में आपका इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हाई। ये बेसिक ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। तो अब बात करें यहाँ पे समांतर स्विचों के रूप में, तो आपको दे रखा है और गेट दे रखा है। इसमें क्या है, सारे इनपुट लो तो आउटपुट भी लो होगा। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, और गेट। अब आप पूछोगे सर और गेट कैसे हुआ, तो मैं कह रहा हूँ इसमें दे रखा है हमारा सारे इनपुट लो तो आउटपुट आपका लो होगा, यानी समांतर स्विच में काम करेगा। तो इसका मैं आपको सर्किट डायग्राम बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सारे सर्किट डायग्राम बनाने में हमें टाइम लग जाएगा, इस एक का मैं आपको बता देता हूँ। ये हम यहाँ पे लोड लगा देते हैं, ये हमारा बन गया सर्किट। ये आपका स्विच ए है, ये स्विच बी है। तो इसमें आपको बता गया है समांतर स्विच के रूप में कौन सा काम करता है। इसमें आपको दे रखा है सारे इनपुट लो तो आउटपुट आपका हाई होगा, यानी सारे इनपुट लो का मतलब ए और बी दोनों स्विच है आपके क्लोज हो। लो का मतलब क्लोज है और हाई का मतलब आपका ऑन है, या ये कह सकते हैं लो का मतलब ऑफ और हाई का मतलब ऑन, यानी ए और बी दोनों स्विच आपके बंद है तो आपका आउटपुट भी लो होगा, मतलब ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। अगर इनमें से हम एक भी इनपुट हाई कर देते हैं तो आपका ये बल्ब है वो जलने लग जाएगा। तो इसमें आपको दो समांतर स्विचों का फंक्शन ये दिखा गया है। ये आपके दो स्विच हैं जो आपके समांतर में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और गेट है जो आपका दो समांतर स्विचों के फंक्शन के समान काम करते हैं, क्योंकि इसमें अगर एक भी इनपुट हाई हो गया तो हमारा आउटपुट है जो हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर इनमें दोनों इनपुट है जो आपके लो है तो हमारा आउटपुट ये हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसी प्रकार से कहते हैं इनपुट लो है तो आपका आउटपुट भी लो होगा, और अगर दोनों इनपुट लो है तो हमें आउटपुट मिलेगा नहीं। अगर एक भी इनपुट हमारा हाई हो गया यानी ये स्विच क्लोज हो गया तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो साथियों इसके बारे में भी कल आपको इन लॉजिक गेटों के बारे में एक अलग वीडियो बना के कभी समझाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे समझेंगे तो ये वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी और गेट है जो आपका समांतर स्विचों के फंक्शन के रूप में काम करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेटें एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई है और जो चार्ज की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में समर्थ है, उसे क्या कहा जाता है। अब कुछ लोग तो डर गए होंगे इतना लंबा क्वेश्चन देख के। साथ में एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना ही लंबा या जितना ही बड़ा देखने में भयंकर लगता है वह क्वेश्चन उतना ही ईजी होता है, यह बात हमें गांठ बांध लेनी है। तो इसका आपको ऑप्शन दे रखा है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है इंडक्टर, ऑप्शन सी है रेसिस्टर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर, और ऑप्शन ई है आपका डायोड। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें दो कंडक्टर यानी दो चालक है प्लेटें हैं जो आपके एक खाली स्थान यानी बीच में रिक्त स्थान है और उसमें आपका कुचालक भरा गया है, और वो दोनों प्लेटें उस कुचालक के माध्यम से अलग है, और वह कुछ जो आपका कंपोनेंट है वह आवेश को भी स्टोर करता है। इनमें से कौन सा है, मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया है। अब आपका आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको हिंट दे चुका हूँ इस क्वेश्चन के आंसर का। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो कैपेसिटर है उसमें जो आपकी दो प्लेटें कंडक्टर प्लेटें जो आपकी एक इंसुलेशन के द्वारा पृथक रहती है, और ये कैपेसिटर आपको पता है आवेश को भी स्टोर करता है, ध्यान रखना। अब बात करें हम रेसिस्टर, तो इसकी तो बात हम प्रत्येक क्वेश्चन में करते हैं। आपको पता है मात्रक ओम होता है, धारापूर्व में बाधा होती है, इसे प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में। बात करें इंडक्टर की हम पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। यह चुंबकीय रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है इंडक्टर, जिसे हम एल से दर्शाते हैं, कैपेसिटर धारिता सी से दर्शाते हैं। अब बात करें हम ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर की भी हम कल बात कर चुके हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए साथियों। ट्रांजिस्टर आपका क्या है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है यानी अर्धचालक युक्ति है, और यह एक इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, और यह आपका एक एक्टिव डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। और इसका प्रयोग है हम ट्रांजिस्टर का मुख्यतः प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं ना, उन सिग्नलों को
एम्पलीफाई कराने के लिए हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, ये हमने बात कर ली ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की हमने बात कर लिया। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर है। जो आपकी दो प्लेटें होती है उसमें और कुचालक के माध्यम से ऊपर तक हुई रहती है और ये चार्ज को स्टोर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इंडक्टर का भी पता होना चाहिए, ये चुंबक के रूप में है जो आपको ऊर्जा संग्रहित करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर जिसमें एक प्राथमिक कॉइल का जो आपका टर्न दे रखा है 100 टर्न है और द्वितीयक कॉइल का आपका 200 टर्न दे रखा है और प्राथमिक कॉइल में आपको 12 वोल्ट दे रखा है और द्वितीयक का जो आपको आउटपुट वोल्टेज है वो पूछा गया है साथियों। तो बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर। एक कॉपी और एक पेन है जो आपको क्लास स्टार्ट करते समय अपने पास रखना चाहिए ताकि बीच में जो कोई भी न्यूमेरिकल आए वो आपको हल करके उसका उत्तर है जो आप कमेंट में बता सकें। तो कॉपी पेन आपके पास रहना चाहिए जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो। तो इसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका फॉर्मूला आपको याद है, आपके दिमाग में है, तो ये बस 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपका होता है E1/E2 N1/N2 और अगर यहाँ पे धारा भी होती तो धारा का आपको पता है I2/I1 होती है। तो हमें यहाँ पे केवल इन दो का ही मान दे रखा है तो हम इनसे भी वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं, यानी E1/E2 बराबर N1/N2। तो आपका E1 आपको दे रखा है 12 वोल्ट, E2 आपको ज्ञात करना है, N1 आपको दे रखा है 100 टन और N2 आपको दे रखा है 2000 टन। तो जब हम इसका वज्र गुणा करेंगे तो E2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 2000 × 12/100। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 × 20 यानी 240 वोल्ट है वो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा सेकेंडरी का। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 240 वोल्ट है वो आपका सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज रहेगा। ध्यान रखना इस फॉर्मूले से हम अगर हमारे पास दो चीज़ें दी गई हो तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। यह हमारे पास इसके बराबर Z1/Z2 इम्पीडेंस भी होता है जो अनरूट में होता है। ध्यान रखना साथियों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, E1/E2 N1/N2 I2/I1 Z1/Z2। Z आपका क्या है यहाँ पे इम्पीडेंस है, I आपकी धारा है, N आपका टर्न है और ये आपका वोल्टेज है। अब 1-2 का मतलब आपको पता ही होगा, 1 का मतलब प्राइमरी है और 2 का मतलब सेकेंडरी है। तो ट्रांसफार्मर का ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे जो आपकी क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहती है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, उच्च गेन के लिए निम्न एम्पलीफायरों में से किसे वरीयता दी जाती है। अब हमें उच्च गेन चाहिए तो इनमें से कौन सा एम्पलीफायर है जो हम काम में लेंगे, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है डार्लिंगटन का युग्म एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है वर्ग ए, ऑप्शन सी है कैस्केड एम्पलीफायर, ऑप्शन डी है डिफरेंशियल एम्पलीफायर और ऑप्शन ई आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल एग्ज़ामों में जितना वेटेज इलेक्ट्रीशियन का है उसके बराबर ही वेटेज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया जाता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ोगे तो आप दूसरे बच्चों से पीछे रह जाओगे। केवल इलेक्ट्रीशियन से काम नहीं चलने वाला है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी साथ साथ अभ्यास करना चाहिए ताकि इसके बारे में आप कुछ ज्ञान हासिल कर सकें। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैस्केड एम्पलीफायर है जो हम उच्च गेन के लिए काम में लेते हैं। अब आप पूछोगे सर ये कैस्केड एम्पलीफायर ये क्या बोला है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एम्पलीफायर को है श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं ना, एम्पलीफायरों का श्रेणी क्रम को ही हम कैस्केड कनेक्शन कहते हैं। यानी हमें वांछित आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है, जैसे एम्पलीफायर की दक्षता कम है या एक एम्पलीफायर से हमें वांछित आउटपुट नहीं मिल रहा है तो हम एक से अधिक एम्पलीफायरों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं ताकि हमें वांछित आउटपुट
यानी जैसा आउटपुट हम चाह रहे हैं वैसा मिल सके। और इसी कनेक्शन को आपका है वो कैस्केड कनेक्शन कहा जाता है। और कैस्केड कनेक्शन से हम उच्च गेन प्राप्त कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है एक्टिव पावर से अपेरेंट पावर का अनुपात है वो आपका क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया है। एक्टिव पावर बटा अपेरेंट पावर, हिंदी में आपको बताऊं तो वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। अब आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में आपसे किसके बारे में पूछा गया है। तो साथियों ये होता है आपका पावर फैक्टर, जिसे हम cos पाई से दर्शाते हैं। ये होता है आपका वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, या वास्तविक शक्ति को हम कह सकते हैं सक्रिय शक्ति। सक्रिय शक्ति बटा आभासी शक्ति है जो क्या दर्शाता है cos पाई, यानी पावर फैक्टर दर्शाता है। अब आपको दे रखा है पीक फैक्टर, यानी पीक फैक्टर किसे कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पीक फैक्टर होता है आपका पीक वैल्यू बटा RMS वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पीक फैक्टर होता है आपका पीक वैल्यू बटा RMS वैल्यू। अब आपसे पूछ ले फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर होता है आपका RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। ध्यान रखना, पीक फैक्टर आपका पीक वैल्यू बटा RMS वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर आपका RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। तो इस बार का हमने फॉर्म फैक्टर की बात कर ली, पीक फैक्टर की बात कर ली और पावर फैक्टर की बात कर ली। अब बचा आपका डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ये होता है आपका मैक्सिमम लोड बटा कनेक्टेड लोड, यानी जो हमारा अधिकतम लोड है उसका जो कनेक्टेड लोड के साथ अनुपात होता है उसे हम डिमांड फैक्टर कहते हैं, या हिंदी में जिसे हम मांग कारक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया पावर फैक्टर, यानी वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को हम पावर फैक्टर कहते हैं, जिसे cos पाई से दर्शाते हैं। पावर फैक्टर का मान आपको पता होना चाहिए, सदैव 0 से 1 के बीच होता है। और एक भी आपका अगर इकाई पावर फैक्टर हो तो उसकी दक्षता सर्वाधिक होती है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है को लोड के लिए डिलीवर किए गए पावर से जनरेट से उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी इनमें से किसको है जो लोड के लिए डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर से उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका ट्रांसड्यूसर गेन, ऑप्शन बी है वोल्टेज गेन, ऑप्शन सी है प्रतिरोध गेन, ऑप्शन डी है करंट गेन, और ऑप्शन ए आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या रहेगा इसका सही आंसर। साथ ही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का आंसर जैसा भी आता हो प्लीज़ कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर दें, ताकि आपकी गलती भी होगी, और जब आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमने ये गलती की है, और जब आप उसको सुधार लोगे एक बार, तब आप दोबारा गलती नहीं कर पाओगे। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी जो आपका ट्रांसड्यूसर गेन है वो आपका किसी भी लोड को डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर से उपलब्ध पावर का अनुपात होता है, वो आपका ट्रांसड्यूसर गेन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वोल्टेज गेन, करंट गेन, या एक जो आपका टर्म होता है पावर गेन, ये सब हमें जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं उनमें काम में लेते हैं। वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन सब। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है किसी प्रतिरोध में डेसिपेटेड पावर को में संपूर्ण रूप से प्रसारित करके इसकी कंडक्टेंस T और वोल्टेज V के रूप में दिया जाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको
तो आपको क्या पूछा गया है, पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यही आपको पूछा गया है। बस इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल लैंग्वेज में आप बता दो कि इनमें से पावर को हम किस टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको पता है पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज का स्क्वायर बटा प्रतिरोध होता है, ध्यान रखना। और आपको पता है प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, 1/G, यानी चालकता का व्युत्क्रम होता है प्रतिरोध। तो इस प्रकार ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, P बराबर V², और G ये बटा में ऊपर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला बन गया और यही आपको पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, V² इंटू G। ध्यान रखना साथियों, इस फॉर्मूले से हमने आर की जगह कंडक्टेंस का मान रखा तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया जो आपको पूछा गया है। P बराबर V² बटा आर होता है, और आपका आर बराबर क्या होता है, आर बराबर आपका 1/कंडक्टेंस होता है। तो जब हम आर की जगह कंडक्टेंस का मान रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, और यही हमसे पूछा गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बार कोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, बताइए साथियों। जो हम बड़े बड़े दुकानों या बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे जो बार कोड रीडर है वो लगा होता है, बार कोड होता है, और एक बार कोड रीडर का आपका डिवाइस होता है जिसके द्वारा उसे रीड कर लिया जाता है। तो उसमें किस सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका जंक्शन डायोड, ऑप्शन बी है LDR, ऑप्शन सी है लेजर डायोड, ऑप्शन डी है LED, और ऑप्शन ई है आपका LCD। तो बताइए दोस्तों क्या रहेगा सही आंसर, बार कोड रीडर में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी लेजर डायोड। जो आपकी उसमें विकिरणें निकलती है, जो हम देखते हैं एक लाल रंग या नीले रंग की जो भी लाइट होती है उसमें विकिरणें निकलती हैं, और उसके द्वारा वह उसे बार कोड को रीड कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस डिवाइस में हम लेजर डायोड का है जो प्रयोग करते हैं। अब आपको दे रखा है LDR को आपको फुल फॉर्म है वो पता होनी चाहिए। LDR की फुल फॉर्म होती है लोड डिपेंडेंट रेसिस्टर, यानी LDR की फुल फॉर्म होगी आपकी लोड डिपेंडेंट रेसिस्टर, और LED की हो जाएगी लाइटिंग इमिटेड डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। सॉरी साथियों, लाइटिंग नहीं है, लाइट इमिटिंग डायोड है जिसे हम कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। LDR आपका हो गया लोड डिपेंड रेजिस्टर, यानी जो आपका प्रतिरोधक होता है वो लोड पे डिपेंड करता है, और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी लेजर डायोड। और LCD की फुल फॉर्म भी आपको मैं बता देता हूँ, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। LCD की लिक्विड क्रिस्टल डायोड, LED की लाइट इमिटिंग डायोड, और LDR की आपकी लोड डिपेंड रेजिस्टर। ध्यान रखना साथियों, कई बार आपको बेसिक क्वेश्चन के रूप में इनसे फुल फॉर्म भी आपको पूछ ली जाती है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया लेजर डायोड, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, टेट्रोड वॉल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। यानी टेट्रोड वॉल्व जो आपका होता है उसमें जो आपका 4th नंबर का इलेक्ट्रोड होता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए कंट्रोल ग्रिड, ऑप्शन बी है सप्रेसर ग्रिड, ऑप्शन सी है कैथोड, ऑप्शन डी है स्क्रीन ग्रिड, और ऑप्शन ए आपका एनोड। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका आपका सही आंसर। तो जो आपका इसका सही आंसर रहने वाला है वो है कि टेट्रोड वॉल्व में चौथा इलेक्ट्रोड होता है उसे हम स्क्रीन ग्रिड कहते हैं। आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्रोड वॉल्व के चौथे इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, स्क्रीन ग्रिड कहते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आपको बराबर वेटेज देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी
हल्के में नहीं लेना है क्योंकि इनका भी वेटेज बहुत रहता है एग्ज़ाम में। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, स्क्रीन गार्ड। अब बात करें कैथोड की, तो कैथोड जो आपका सेमी कंडक्टिव डिवाइसों में जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी ऋणात्मक टर्मिनल होता है, जिसे हम कैथोड कहते हैं, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, धनात्मक टर्मिनल होता है, उसे हम एनोड कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, एनोड और कैथोड का भी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर जिसके पोल 2 है और जिसकी आपको घूर्णन गति दे रखी है 3000 RPM और उसके द्वारा उत्पन्न किए गए वोल्टेज की आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी का मान है जो आपको पूछा गया है। साथियों ये हम पिछली कक्षाओं में भी इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ सभी का सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों बिना देरी करते हैं किए हुए मैं इस क्वेश्चन का आपको जल्दी से सॉल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन है जो हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है Pn/120। अब पूछोगे आप सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं बताऊंगा आपको कि NS यानी सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होता है 120 × F/P। तो यहीं से जब हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास Pn/120। तो अब हमें P का मान हमें दे रखा है, 2 पोल है, घूर्णन गति हमें 3000 RPM दे रखी है बटा 120। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 50 हर्ट्ज। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक है वो आपका क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 हर्ट्ज। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है आपका, ऐसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक चक्कर को उल्ट देती है। अब बताइए कितने चक्कर को उल्ट देती है। ऑप्शन ए है अर्ध चक्कर को, ऑप्शन बी है 1 चक्कर को, ऑप्शन सी है 2 चक्कर को, ऑप्शन डी है 3 चक्कर को, और ऑप्शन ये आपका इनमें से कोई नहीं। यानी ऐसी वेव का जो फॉर्म आती है आपकी वो कितने चक्कर के बाद आपका रीसाइकिल स्टार्ट हो जाता है, ये आपको पूछा गया है। ध्यान रखना, यानी ऐसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक कितने चक्कर को उल्ट देती है। तो आपको साइन वेव के बारे में पता होना चाहिए। ये आपकी कौन सी होती है, ये होती है आपकी साइन वेव। अब ध्यान रखना प्रत्येक, ये आपका एक है जो पूर्ण चक्कर होता है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एक पूर्ण चक्कर है। तो ऐसी साइन वेव है जो आपके प्रत्येक आधे चक्कर को है ना, ये आधा चक्कर हो गया और उसके बाद आधे चक्कर को इसने उल्ट दिया। ये जो आधा चक्कर नीचे आ गया इसलिए उल्ट दिया, और ये आधा चक्कर आपका जो ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे देंगे कि ऐसी तरंग फॉर्म में ध्रुवीयता है जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद है वो उल्ट देती है। यानी आधा चक्कर ये ऊपर आधा नीचे, दोनों मिलाकर कितना बना, 1 चक्कर बना। आधा ऊपर आधा नीचे, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव कहते हैं, नीचे वाला होता है नेगेटिव। ध्यान रखना। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऐसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक अपने अर्ध चक्कर को उलट देती है। इसके बारे में आपको फ्रीक्वेंसी, टाइम, इन सब टर्म के बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चनों में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो साथियों ये हमने आज के 25 क्वेश्चन हैं जो सॉल्व कर लिए हैं। बताइए आज का सेशन कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पार्ट नंबर 11 का सॉल्यूशन है जो हम पूर्णतः ध्यानपूर्वक कर चुके हैं। साथियों हमारा 15 अगस्त का त्यौहार है जो एक राष्ट्रीय पर्व है, इसके मैं आपको पुनः एक बार अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ। और यह त्यौहार अपने हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और सभी अपना भाईचारा कायम रखें। तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो आपकी डेली की जो शाम को 6:45 बजे क्लास चल रही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रत्येक नाइट में या प्रत्येक इवनिंग में या आपकी 6:45 पे क्लास है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती है। तो साथियों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं ये आपको क्लास कैसी लगी, और इसमें जो क्वेश्चन सीरीज़ हमारे चलाए रखे हैं इस क्वेश्चन सीरीज़ का आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार पुनः सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयाँ। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों मिलेंगे नए वीडियो में नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद साथियों, थैंक यू।